हेलो माय डियर, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बोहर का परमाणु मॉडल। बच्चों, बोहर ने रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की जो कठिनाइयां थी उन्हें दूर करने के लिए अपनी कुछ परिकल्पनाएं दी। निम्नलिखित 3 परिकल्पनाएं दी। वो कौन सी परिकल्पनाएं हैं, उनका किस तरह से इन्होंने यहाँ पे प्रस्तुत की, हम लोग यहाँ पे समझेंगे। बेटा, जो कठिनाइयां क्या थी आपको बता दें। जो हमारा किसका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल है, इसमें क्या कठिनाइयां थी, ये इनका मॉडल क्या था रदरफोर्ड का, ये हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा बच्चों तो वो आप जरूर देख लें, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे समझते हैं। बेटा, रदरफोर्ड ने बोला था कि जैसे कोई परमाणु है तो उसमें जैसे ये परमाणु है, इसके अंदर एक नाभिक होता है जिसमें समस्त धनावेश और हमारा द्रव्यमान संकेंद्रित रहता है, लगभग सभी द्रव्यमान। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये बात कौन बोल गए थे? रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने बोला था जो इलेक्ट्रॉन है विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, यहाँ पे इनकी कोई निश्चित कक्षा नहीं थी। जबकि यहाँ पे बच्चों बोहर ने बताया है कि ये मतलब निश्चित कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कौन सी कक्षा में चक्कर लगाते हैं? केवल इलेक्ट्रॉन उसी कक्षा में बच्चों चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग जो है, क्या है बच्चों? कोणीय संवेग वो h/2 का पूर्ण गुणक होना चाहिए। h/2 क्या होना चाहिए? पूर्ण गुणक होना चाहिए, जहां h क्या है? प्लांक नियतांक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर हम लोग एक एक चीज को नोट कर लेते। पहली बात क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है, जहां h क्या बच्चों? प्लांक नियतांक है। तो ये बात हम लोग यहाँ पे बेटा लिख देते हैं नंबर 1 में। क्या? इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं जिनमें इनका कोणीय संवेग h/2 कितना बच्चों? h/2 का पूर्ण गुणज होता है, जहां h क्या बेटा? जहां h प्लांक नियतांक है, जहां h प्लांक नियतांक है, ठीक है बेटा। h क्या है? प्लांक नियतांक है। तो बेटा अगर हम लोग मान लें, क्या मान लें? माना किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m है। कितना है? स्मॉल m है, जो b वेग से स्मॉल r त्रिज्या की कक्षा में गति कर रहा है। तो यहाँ पे क्या मिलेगा बेटा? कर रहा है। तब इसका बेटा हो जाएगा, तब कोणीय संवेग बराबर इलेक्ट्रॉन का जो बच्चों होगा ना, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होता है बेटा IMBR। किसके बराबर हो जाएगा? NH/2 n हमारा बेटा क्या है? n हमारा एक मतलब संख्या पूर्णांक नंबर है। तो जहां n हमारा क्या हो जाएगा? जहां n बराबर 1 2 3 डॉट डॉट कुछ भी इस तरह से पूर्णांक अंक होगा हमारा n, ठीक है। और h आपको हमने बता दिया क्या? हमारा प्लांक नियतांक है, ठीक है। तो बेटा इस तरह से इलेक्ट्रॉन हमारे निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं ना, सभी कक्षाओं में चक्कर ना लगाकर किसी निश्चित कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं। तो ये चीज हम यहाँ पे नोट कर देते, अर्थात इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में
सभी कक्षाओं में चक्कर ना लगाकर केवल निश्चित कक्षाओं में ही क्या लगाते हैं बच्चों, चक्कर लगाते हैं। निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इन निश्चित कक्षाओं को बोलते हैं स्थायी कक्षा। क्या कहते हैं, स्थायी कक्षा। इन निश्चित कक्षाओं को स्थायी कक्षा बोलते हैं। स्थायी कक्षा कहते हैं। तो बेटा देखिए, आपको चीजें यहाँ पे समझ में आ गई होंगी। इन्होंने बताया है कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर ना लगाकर केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते जिनमें इनका कोणीय संवेग h/2π का क्या होता है, पूर्ण गुणज होता है। जहाँ h प्लांक नियतांक है बच्चों। अगर हम मान लें किसी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है और जो v वेग से स्मॉल r त्रिज्या की कक्षा में अगर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो उसका बच्चों कोणीय संवेग होता है mvr। और ये किसके पूर्ण गुणज होना चाहिए, n का मतलब एक पूर्णांक संख्या यहाँ पे दिखा रहा है किसका, तो h/2π, इसलिए क्योंकि पूर्ण गुणक होना चाहिए, इसलिए यहाँ पे n हम लोग रख दिया। और n का वैल्यू बच्चों होता है 1 2 3, कुछ भी यहाँ पे एक पूर्णांक संख्या हो सकती है। तो इससे मतलब ये कहने का मतलब अर्थात इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में चक्कर ना लगाकर केवल निश्चित कक्षाओं में ही चक्कर लगाते हैं। और जबकि हमारे जो रदरफोर्ड ने बोला था अपने मॉडल में कि इलेक्ट्रॉन सभी कक्षाओं में, विभिन्न कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, ऐसे बोल दिया उन्होंने, लेकिन वो विभिन्न में नहीं, निश्चित कक्षा में बच्चों चक्कर लगाएंगे, ठीक है। और इन निश्चित कक्षाओं को कहते हैं स्थायी कक्षा। क्या कहते हैं बेटा, स्थायी कक्षा बोलते हैं, ठीक है। तो ये पहली बात आपको समझ में आई है। दूसरी बात बेटा इन्होंने बोली है कि जो इलेक्ट्रॉन है स्थायी कक्षा में चक्कर लगाते समय अपनी एनर्जी का लॉस नहीं करते हैं। क्या नहीं करते हैं, अपनी ऊर्जा नहीं खोते हैं, ठीक है। तो ये बात बच्चों, जबकि यहाँ पर क्या था, इनके रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल ने ऐसी कोई बात यहाँ पे नहीं कही थी, तभी इनका मॉडल वहाँ पे फेल हुआ था। लोगों ने बताया कि जब ये एनर्जी का लॉस करेंगे तो ये नाभिक में गिर जाएंगे वहाँ पे, इसलिए उनका मॉडल फेल हो गया था, क्योंकि वो परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर पाया था। तो यहाँ पे इस बात को सुधारने के लिए यहाँ पे बोहर ने कहा कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो अपनी जब स्थायी कक्षा में चक्कर लगाएगा तो उस समय अपनी एनर्जी का कोई लॉस एनर्जी का नहीं होगा उसका, ठीक है, अर्थात परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा। तो ये चीज़ भी बेटा हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है। तो इसे भी हम लोग यहाँ पे नोट कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं हम लोग। क्या है हमारी दूसरी बात, दूसरी बात है बेटा स्थायी कक्षा में, स्थायी कक्षा में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन, घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते हैं, जिससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, परमाणु का स्थायित्व बना रहता है, ठीक है बेटा। इन्होंने बोल दिया है कि जब स्थायी कक्षा में ये चक्कर लगाएगा तो ये अपनी ऊर्जा को नहीं खोएंगे और ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेंगे, अर्थात ये जिस कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं उसमें लगाते रहेंगे और ये नाभिक में नहीं गिरेंगे। इस वजह से परमाणु का स्थायित्व बना रहेगा। अगली बात बेटा इन्होंने बताई है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन अपनी उच्च ऊर्जा स्तर से जब आता है निम्न ऊर्जा स्तर में तो एनर्जी का लॉस करता है। देखिए बेटा भाई समझिए आप, अभी जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अपने निम्न ऊर्जा स्तर में है, जब इसे कहीं बाहर से एनर्जी मिलेगी तो ये अपने उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है और उस उच्च ऊर्जा स्तर में केवल 10⁻⁸ मतलब एक सेकंड का बहुत छोटा सा भाग है, 10⁻⁸ सेकंड
तक ठहर कर तुरंत वहां से निचली कक्षाओं में उतरने लगता है, गिरने लगता है। और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में बच्चों गिरता है तो एनर्जी का लॉस करता है, मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में एनर्जी का क्या कर देता है, उत्सर्जन करता है ऊर्जा का। ठीक है, तो ये बात हम लोग बेटा यहाँ पे नोट कर देते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग यहाँ पे हटा रहे हैं, इसे आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। ठीक है, तो तीसरी बात क्या बोली हम लोग यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, समझिए आप। तीसरी बात इन्होंने बताई है कि जब, यानी कि ऐसे लिखते हैं, जब किसी इलेक्ट्रॉन को बाह्य स्रोत से, मतलब बाहर से कहीं से एनर्जी मिल जाती है, इसे बाह्य स्रोत से ऊर्जा प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है तो यह अपने से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है। ठीक है, और वहां पर ज्यादा देर नहीं ठहरता है, और वहां पर केवल कितना बच्चों, केवल 10 पे पावर माइनस 8 सेकेंड, 10 पे पावर माइनस 8 सेकेंड तक ठहर कर नीचे गिरने लगता है, नीचे ऐसे लिख देते हैं, नीचे ऊर्जा स्तरों में गिरने लगता है, स्तरों में गिरने लगता है। और देखो बेटा, जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में गिरेगा तो दो ऊर्जा जो कक्षाएं ऊर्जा स्तर है, इनकी एनर्जी के अंतर के बराबर ही ऊर्जा का फोटॉन उत्सर्जित करेगा, है ना। गिरने लगता है तो यह दोनों स्तरों की ऊर्जाओं के अंतर के बराबर, अंतर के बराबर का इलेक्ट्रॉन, अंतर के बराबर का फोटॉन उत्सर्जित करता है। क्या करता है, अंतर के बराबर का फोटॉन उत्सर्जित करता है, ठीक है। इस प्रकार अगर हम लोग मान ले बच्चों कि माना निम्न ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E1 है तथा उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी है, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा E2 है, उच्च ऊर्जा स्तर की ऊर्जा कितनी है, E2 है। तब उत्सर्जित फोटॉन की ऊर्जा, फोटॉन की ऊर्जा तो यहां से बेटा मिलेगा, क्या मिलेगा, एच न्यू बराबर, जो एच न्यू होगा दोनों की एनर्जी का अंतर, उच्च वाले से निम्न वाला माइनस कर देते हैं, तो यहाँ से न्यू बराबर जो आवृत्ति निकल आएगी उत्सर्जित फोटॉन की आवृत्ति, तब उत्सर्जित फोटॉन की
आवृत्ति यहाँ पे लिख देते हैं बेटा, क्या लिख देते हैं, आवृत्ति, डायरेक्टली लिख दो आप, बड़ा क्या करोगे कि आवृत्ति, यहाँ पे समझिए बेटा। देखिए एच न्यू बराबर होगा दोनों की एनर्जी का अंतर, तो एच इसके कहाँ चला जाएगा, बटे में, तो ये उत्सर्जित फोटान की क्या हो जाएगी, आवृत्ति हो जाएगी। ठीक है, इस प्रकार बच्चों हमें यहाँ से स्पष्ट होता है। और यह जो तरंग है आवृत्ति समीकरण है, यह है वोहर का आवृत्ति समीकरण है। कैसा बच्चों, आवृत्ति, प्रतिबंधी से कह सकते हैं या बच्चों आवृत्ति समीकरण कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक चीज क्लियर हो रही है कि जो हमारा फोटान जब बच्चों यहाँ से आएगा और यहाँ से जो फोटान उत्सर्जित होगा एक निश्चित आवृत्ति का ही फोटान उत्सर्जित होगा, क्योंकि दोनों इसकी एनर्जी वही होगी फोटान की जो दोनों कक्षाओं के यानी कि ऊर्जा स्तरों की एनर्जी का डिफरेंस है। ठीक है, तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है, अतः क्या लिख देते हैं बच्चों, अतः उत्सर्जित फोटान की आवृत्ति निश्चित होगी, है ना। और जब आवृत्ति बच्चों निश्चित होगी, और इसी वजह से बच्चों क्या है, हमारा जो यहाँ से तरंग दैर्घ्य भी उसकी निश्चित ही होगी। ठीक है, अर्थात हमें जो स्पेक्ट्रम की रेखाएं निश्चित प्राप्त होंगी, और यानी कि रेखीय स्पेक्ट्रम यहाँ से प्राप्त होगा। अर्थात इससे रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या हो जाएगी, इससे रेखीय स्पेक्ट्रम की भी व्याख्या हो जाती है। ठीक है, यहाँ से, जबकि हमारा जो रदरफोर्ड का था वो बच्चों रेखीय स्पेक्ट्रम की व्याख्या नहीं कर पाया था, और अंततः मतलब इसमें कुछ बच्चों और उपयोगी से बनाने के लिए सोमरफेल्ड और दी ब्रागली ने अनेक और इसमें समय समय पे सुधार किए, और अंततः कुल मिला के ये हमारा आधुनिक मॉडल तैयार हो गया। कैसा मॉडल तैयार हो गया, आधुनिक भौतिकी का ये आधारशिला रहा, इनका जो मॉडल है इसी के आधार पे हम लोग काम करते हैं। तो ये थे इनके बच्चों पॉइंट, तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो लाइक करिए और दोस्तों में शेयर करिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।